हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के वेव्स के चैप्टर के ऊपर और ये सीरीज जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। बोला गया है अ ट्रेन whistling at a constant frequency is moving towards a station with a constant speed. Train goes past a stationary observer on the station. The frequency n dash of the sound as heard by the observer is plotted as a function of time. तो मीन्स आपने एक्सपेक्टेड जो कर्व रहेगा किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में, जो कि ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा आप खुद इमेजिन करके देखिए कि आपकी जो ट्रेन है वो अप्रोच बेटा किसको कर रही है, स्टेशन को, एंड स्टेशन के ऊपर ही बेटा क्या खड़ा है, आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है। तो जैसे जैसे ट्रेन जो है ऑब्जर्वर को बेटा क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जैसे जैसे ट्रेन जो है ऑब्जर्वर से दूर होती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी उस केस में बेटा क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। अब जो ट्रेन की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन है, इट मीन्स फंक्शन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका लीनियरली रहेगा। इट मीन्स आपकी जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं बेटा इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेगी, लीनियरली। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय, बेटा ये आपको वेव स्ट्रिंग जो है डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से दी गई है। और अगर इस इक्वेशन को बेटा मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्या करूं, इसको इक्वेट करूं, तो बेटा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपने देखा होगा y x t विच इज इक्विवेलेंट टू a sin ओमेगा t प्लस k x प्लस फाइव। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, पॉजिटिव डायरेक्शन जो x की है वो लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, तो हमने पहले क्या बताना है, फर्स्ट आपको बोला गया है द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे स्पीड की बात हुई है, फ्रीक्वेंसी की बात हुई है, एंड लीस्ट डिस्टेंस यानी लैम्डा की बात हुई है। तो बेटा हमें इस इक्वेशन को डिड्यूस करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा के केस में। तो बेटा हम ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, a sin 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा into vt माइनस x प्लस फाइव। अब ये इक्वेशन बेटा आपको क्या शो कर रही है कि बेटा आपकी ये इक्वेशन जो है अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस जा रही है, इट मींस राइट टू लेफ्ट जा रही है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये बेटा किस तरीके से है, क्योंकि ओमेगा जो है बेटा किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू, एंड जो न्यू है उसकी वैल्यू बेटा क्या रहती है, न्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बेटा लैम्डा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे मैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा लिख रही हूँ। तो 2 पाई बाय लैम्डा तो हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, v अंदर बच जा रहा है, एंड ओमेगा टी यानी ये t की वैल्यू। अब k जो है, k बेटा वेव नंबर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा। अब ये तो हमें पता लगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे पता लगाना है स्पीड का। तो देखिए स्पीड जो है आपको क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है 2 पाई v डिवाइडेड बाय बेटा क्या है यहाँ पे लैम्डा, विच इज इक्विवेलेंट टू आपको कितनी दी गई है, ये 36। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी यानी स्पीड की बात करूं तो बेटा मेरे पास ये कैलकुलेट होकर आएगी इनटू लैम्डा। अब हमारे पास लैम्डा यहाँ पे नहीं है, तो लैम्डा की वैल्यू जो है आपको पता है किस तरीके से आती है, थ्रू वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ पे ये वैल्यू v गिवन है विच इज इक्विवेलेंट टू 0.018। यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.018। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी, मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ मीटर में। ठीक है, तो बेटा ये कैलकुलेट होकर आपके पास वैल्यू आएगी 3.49 मीटर। तो देखिए लैम्डा हमारे पास आ चुका है, जिसको हम लीस्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं, और यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर बोला गया है। अगर मैं इसको मीटर में भी कन्वर्ट करूं तब भी इसके आसपास नहीं है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड बेटा कितनी निकलेगी, 36 डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है इसको पुट कर देंगे। तो मेरे पास वेलोसिटी जो है वो कितनी आ रही है मीटर में, 20 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब फ्रीक्वेंसी की जब मैं बात करती हूँ तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, फॉर्मूला ये होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो वेलोसिटी मेरे पास कितनी आई है 20, लैम्डा हमने कितना निकाला है 3.49, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी ये कितनी आएगी 4.7 हर्ट्ज, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, बेटा ये है, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो है कंपेयर करूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, 2a sin kx cos ओमेगा t। और आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है बेटा किसकी है, ये स्टेशनरी वेव है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है sin kx cos ओमेगा t वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी वेव बोल देते हैं।
अब देखिए इसकी लेंथ भी दी गई है, मास भी दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए इट रिप्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव वेव, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। ये किस टाइप की वेव है? स्टेशनरी वेव है। सेकंड बोला गया है इट रिप्रेजेंट अ स्टेशनरी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। देखिए हमने ये तो पता लगा लिया कि ये स्टेशनरी वेव, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता। तो फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होती है? ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। अब ओमेगा की वैल्यू बेटा कहाँ से आएगी? ये है क्योंकि हमने इसको इक्वेट किया हुआ है। तो 120 पाई विच इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई न्यू। पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया तो न्यू बेटा ऑब्वियस सी बात है कितना है? 60 हर्ट्ज। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन बोलता है इट इज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 3 मीटर, यानी वेवलेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं और स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो बेटा वेव लेंथ बेटा किस तरीके से आती है? वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा। अब देखिए ये है वो, ठीक है। 2 पाई बाय एक्स हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ वेव नंबर की बात हो रही, तो 2 पाई बाय 3। तो बेटा लैम्डा डायरेक्टली क्या आ गया यहाँ पे? 3, तो ऑफ कोर्स 3 मीटर ही आ रहा है। अब हम स्पीड को भी चेक कर लेते हैं। स्पीड बेटा किसकी इक्वल होती है? न्यू लैम्डा। न्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 60 एंड लैम्डा की वैल्यू बेटा 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो स्पीड है वो भी क्या आ रही है? 180 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। डी ऑप्शन देखिए एम्पलीट्यूड जो है इस वेव का क्या है? कांस्टेंट है। तो ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि स्टेशनरी वेव की जब हम कभी भी बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। और आप इस इक्वेशन को इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है? कांस्टेंट नहीं है, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन। तो जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो बेटा स्पीड कैसे काउंट की जाती है? अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय रो। अब रो जो है यहाँ पे किसको शो करती है? डेंसिटी को। बी यहाँ पे क्या किसको शो करता है बेटा? बल्क मॉडुलस को। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये बल्क मॉडुलस जो है वो बेटा क्या है, कौन सी प्रोसेस के लिए है? आइसोथर्मल के लिए है या एडियाबैटिक के लिए है? तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये एडियाबैटिक के लिए है क्योंकि न्यूटन्स के फॉर्मूले को लैपलेस ने क्या किया था? करेक्ट किया था। तो वहां से हमारे पास जो बी है उसकी वैल्यू कितनी आई थी? गामा पी। इट मींस इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गामा प्रेशर की फॉर्म में, इस तरीके से भी। अब ये गामा जो है बेटा ये स्पेसिफिक हीट रेशो है, आपको पता है इसकी वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 5 काउंट की जाती है। तो देखो डायरेक्टली ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं डेंसिटी के। स्क्वायर भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि पूरे फॉर्मूले में स्क्वायर रूट का ही यूज हुआ है। सी एंड डी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं? बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑब्वियस सी बात है, ये स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के हैं एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव, कि जब कभी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो है बेटा प्रोपेगेट होती है तो ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो बेटा ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के केस में कभी भी पार्टिकल जो है वो सेम फेज में नहीं रहते हैं। सेकंड बोला गया है एम्पलीट्यूड जो है ऑल द पार्टिकल्स इज सेम। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एम्पलीट्यूड जो है सभी पार्टिकल्स का क्या रहता है? इक्वल रहता है। इसके बाद सी ऑप्शन देखिए पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक। ऑब्वियसली बात है कि जब कभी पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे? टू एंड फ्रो मोशन करेंगे तो वहां पे हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को जरूर मिलता है, तभी वेव जो है आगे से आगे क्या करती जाती है? प्रोग्रेस करती जाती है। इसके बाद बात करते हैं वेव वेलोसिटी। तो ये जो भी वेव है, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव, ये किस स्पीड के साथ जा रही है ये भी डिपेंड करता है कि वो कौन से मीडियम में जा रही है, चाहे वो एयर में जा रही है चाहे वो वाटर में जा रही है। ऑब्वियसली बात है कि एयर में जाएगी तो स्पीड ज्यादा रहेगी, वाटर के केस में क्या हो जाएगी? कम करेगी। तो वेव जो वेलोसिटी है वो नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, मींस उसको दोनों एंड्स के ऊपर क्या कर दिया गया है? क्लैंप कर दिया गया है, बांध दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से आ रही है। और पूछा गया है कि ऑल द पॉइंट स्ट्रिंग में है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स जो है वाइब्रेट विद। अब इतना तो हमें पता है कि दोनों क्लैंप्स को जब हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने स्ट्रिंग को बांध दिया, बेटा ये जो पोजीशन रहती है ये किसकी पोजीशन रहती है? नोड्स की, ठीक है, नोड्स की पोजीशन रहती है। और ये पोजीशन बेटा किसकी होती है? एंटी नोड्स की। नोड्स के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है आपका बेटा वो क्या रहता है? 0। और यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड जो है बेटा वो क्या रहेगा? 0। और आपका जो एंटी नोड है वहां पर आपका एम्पलीट्यूड बेटा क्या देखा जाता है? मैक्सिमम देखा जाता है।
बोला गया है सेम फ्रिक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब दो कंसेक्यूटिव नोट्स आपको स्ट्रिंग में देखने को मिलेंगे तो वो सेम फ्रिक्वेंसी के साथ ही वाइब्रेट होते हैं, सेम फेज भी रहता है उनका एंड सेम एनर्जी भी रहती है, लेकिन डिफरेंट एम्पलीट्यूड नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि नोट्स के ऊपर जो है सेम एम्पलीट्यूड रहता है, यानी 0 एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई एक ट्रेन है, स्टेशन यार्ड के ऊपर खड़ी है, ब्लो कर रही है विसल को, जिसकी फ्रिक्वेंसी 400 हर्ट्ज दी गई है, और विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम द यार्ड, यानी उल्टी डायरेक्शन में आपकी जो स्पीड है बेटा वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो स्पीड है साउंड की इन स्टिल एयर बेटा वो कितनी है, 340 है, यानी दोनों जो स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। तो टोटल जो ऑब्जर्वर होगा स्टेशन यार्ड के ऊपर खड़ा, तो बेटा उसको किस टाइप की वेलोसिटी देखने को मिलेगी, स्पीड ऑफ साउंड 350 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज 400। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो ये ट्रेन है, ठीक है, इसको हम ट्रेन मान लेते हैं, तो ट्रेन जो है बेटा क्या है, स्टैंड कर रही है कहाँ पे बेटा, स्टेशन यार्ड पे। ये आपका क्या है, स्टेशन यार्ड है। तो स्टेशन यार्ड के ऊपर जो है बेटा वो खड़ी है, जितनी मर्जी फ्रिक्वेंसी वो यहाँ से ब्लो करती रहे, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी है, 400 हर्ट्ज है, और यहीं पे बेटा क्या है, ऑब्जर्वर है। ट्रेन मूव नहीं कर रही है तो उसको भी सेम फ्रिक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। इट मीन्स ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड बोलिए, द स्पीड जो है साउंड की फॉर द ऑब्जर्वर, मीन्स जो अब स्पीड है, ठीक है, स्पीड जो है साउंड की मैंने अभी बताया, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो स्पीड जो है जो ऑब्जर्वर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, उसको वो स्पीड ऑफ साउंड कितनी देखने को मिलेगी, 350 मीटर पर सेकेंड। सी एंड डी ऑप्शन में यहाँ पे दोनों में बोला गया है कि फ्रिक्वेंसी जो है इंक्रीज और डिक्रीज करेगी, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेन जब तक खड़ी है जितनी मर्जी फ्रिक्वेंसी जो है वो जनरेट कर ले, विसल कर ले, ऑब्जर्वर को, और ऑब्जर्वर भी अगर वहां पे क्या है, खड़ा है, तो दोनों ऑब्जर्वर को बेटा सेम फ्रिक्वेंसी ही सुनाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि ट्रेन एंड ऑब्जर्वर जो है वो दोनों के दोनों क्या है, स्टेशन यार्ड के ऊपर खड़े हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो जब मूव नहीं कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी जो है ना ही तो इंक्रीज करेगी ना ही तो डिक्रीज करेगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर अ स्टेशनरी वेव। तो जब कभी भी हम स्टेशनरी वेव की बेटा बात करते हैं, स्टेशनरी वेव बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। बोला गया है एवरी पार्टिकल हैज अ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द एम्पलीट्यूड इज नियरेस्ट पार्टिकल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब पार्टिकल जो है बेटा यहाँ पे है, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है बेटा इस तरीके से मूव करते हैं। अब एम्पलीट्यूड जो है बोला गया है कि फिक्स रहता है। ऑफ कोर्स ये एम्पलीट्यूड इतना है, ये एम्पलीट्यूड इतना है, यानी हमें इतना पता लगा कि एम्पलीट्यूड जो है हर एक पार्टिकल का फिक्स होता है, लेकिन जो इसका नियर, यानी इस ये जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो नियरेस्ट पार्टिकल का एम्पलीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। लेकिन हर एक पार्टिकल जो है वो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड को क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है ऑल द पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन एट द सेम टाइम। तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि मीन पोजीशन को क्या करेंगे, वो सेम टाइम में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड है फिक्स है, तो मीन पोजीशन मींस ये वाली जो पोजीशन है, ये सारी की सारी क्या है, मीन पोजीशन है। इसके बाद बोला गया ऑल द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग विद द सेम एम्पलीट्यूड। तो ये बात भी हमने अभी देखी कि सेम एम्पलीट्यूड के साथ ही क्या करेंगे, वो ऑसिलेट करेंगे, यानी टू एंड फ्रो मोशन वहां पे देखने को मिलेगा। डी यहाँ पे ऑप्शन है देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब कभी भी आपकी वेव जो है ट्रेवल करती है तो बेटा वहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा वहां पे देखने को मिलता है। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, देयर आर सम पार्टिकल विच आर ऑलवेज एट रेस्ट। तो ऑफकोर्स ये कंडीशन भी हमें कई बार देखने को मिलती है कि स्टेशनरी वेव में कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कि क्या रहते हैं बेटा, रेस्ट के ऊपर रहते हैं, जो कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, मेन पोजीशन के ऊपर। यानी ये जो उसके नियरेस्ट पार्टिकल को धक्का देके आगे कर देते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। इट मींस वो हमें कैसे लगते हैं कि वो रेस्ट के ऊपर है। थैंक यू सो मच।